बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी माँ भी जवान थी। मेरे रिश्तेदारों में से मैंने ये सुना था कि लड़कियों का सौतेले बाप के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हज़ारों मसले होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था, मेरी माँ शोर मचा देती थी और कहती, मैंने इससे शादी नहीं करवानी। सारे लोग ही कहते कि शादी क्यों नहीं करवानी, तो मेरी माँ के पास कोई पुख्ता जवाब न होता। करते कराते मेरी उम्र 28 साल हो गई। मैंने शोर डाल दिया कि मेरी शादी करवा दी जाए, लेकिन मेरी माँ को भी कोई एहसास नहीं होता था। मैं अपनी माँ से रोज़ झगड़ा करने लगी। एक दिन मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। मेरी माँ मुझे हाथ पकड़कर लेडी डॉक्टर के पास ले गई और मुझे उसके बेड पर लेटाकर बोली कि 5 घंटे के अंदर अंदर तेरी शादी हो जाएगी। तुझे बहुत शौक है न शादी करने का, लेकिन 5 घंटे तक आंखें बंद करके लेटी रहना। खबरदार, तूने आंख खोली, जब तेरी आंखें खुलेंगी तो तू एक शादीशुदा औरत होगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन 5 घंटे मुझसे इंतज़ार न हुआ और जब आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरे बाबा को इस दुनिया से गए 1 पूरा साल भी नहीं हुआ था कि घर में किसी की शादी की बातें होने लगीं। हम बहनें थीं। अपनी खाला से पूछा कि घर में किसकी शादी हो रही है, तो कहने लगी तुम्हारी माँ की शादी हो रही है। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि मेरी माँ की शादी हो रही है, जबकि मेरे बाबा तो इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर उनकी शादी किसके साथ हो रही है? मेरे चाचू ने शोर डाला कि इस औरत को शादी करने की पड़ी है। मेरे भाई को इस दुनिया से गए 1 साल भी नहीं हुआ और ये हमारी 3 भतीजियों को एक गैर इंसान के साथ रखेगी। इसे कहें कि अपनी बेटियां हमें दे दे, फिर बेशक जिससे मर्जी शादी कर ले। लेकिन मेरी अम्मी का कहना था कि मैं अपनी बेटियां भी किसी को नहीं दूंगी। इतना ही दिल कर रहा है तो भतीजी का खर्चा की इतना ही दिल कर रहा है तो भतीजी का खर्चा भेज दिया करो। लेकिन खर्चे की बात पर कोई भी नहीं आना चाहता था। मेरी माँ के मायके वाले यानी कि मेरी नाना इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे कि हम सबका खर्चा उठा सकते। शायद इसलिए अम्मी ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। लोगों ने बातें करनी ही थीं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। मगर मेरी चाची ने मुझे ज़रूर समझाया कि अपने माँ बाप से दूर रहना। ये तुम्हारा असल बाप नहीं है, तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया है। तुम बड़ी हो, तुमने अपना भी ख्याल रखना है और बाकी 2 बहनों का भी ख्याल करना है। मुझे इन्होंने और भी बहुत अजीब बातें सुनाई। यहाँ तक भी कहा कि वो अपने सौतेले बाप से बहुत ज़्यादा दूर रहना। हमारी ज़िंदगी सौतेले बाप के साथ ही गुजरने लगी, जैसा मेरे चाचू ने कहा था। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बाबा को गुस्सा आता तो हमें बहुत मारते। अम्मी को भी उनके साथ इसी बात पर लड़ाई होती। मेरे बाबा मेरी अम्मी को कहते थे कि अगर तू इतनी खूबसूरत ना होती, उनके साथ कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करता। लेकिन वाकई खर्चा बहुत बढ़ गया था, इसलिए मेरी माँ ने घर में कपड़े सीना शुरू कर दिए। वक्त हवा की तरह गुजर गया, पता भी ना चला। सब ठीक था, बस मेरी छोटी बहन मेरे सौतेले बाप से बहुत ज़्यादा डरती थी। इतना तो मैं भी ना डरती, वो तो मेरे बाप को देखकर भाग ही जाती, खाना तक छोड़ देती। जहाँ पर बैठी होती वहाँ से गायब हो जाती और उनके डर से कभी खाना भी नहीं खाती। जबकि आज तक मैंने इनको अपनी बहन से बात करते नहीं देखा था। बचपन में डांटते भी थे, मारते भी थे, लेकिन जब से हम लोग जवान हुए इन्होंने हम पर हाथ नहीं उठाया था। मैं 15 साल की थी जब मेरे लिए पहला रिश्ता आया। मेरी माँ ने फ़ौरन कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी कम उम्री में नहीं करनी। उनके ख़ानदान वालों ने कहा कि तुम्हारी अपनी शादी भी तो कम उम्री में हुई थी। लेकिन मेरी माँ का यही जवाब था कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसलिए ऐसा नहीं करूँगी। ये बात तो समझ में आती थी, लेकिन इसके बाद रिश्ते आए, इनको भी यही कहा कि इसकी शादी नहीं करनी मैंने, क्योंकि ये छोटी है। फिर मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया जब मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। एफए के बाद मेरी आगे पढ़ाई नहीं करवाई जानी थी, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं उठा सकता। मेरी शादी की उम्र भी थी, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, लड़के वालों को मैं पसंद भी आ गई थी। लेकिन जब इन्होंने कहा कि अगर शादी की तारीख मिल जाती, तो मेरी अम्मी ने कहा कि आप लड़की को देखने की और आने की बहुत ज़िद कर रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बुला लिया। आप हमारे दूर पार के रिश्तेदार भी हैं, हमारी मुलाकात हो गई, लेकिन मैंने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। इन्होंने कहा कि आपकी कोई शर्त है या आपको मेरा बेटा पसंद नहीं आया, कोई बात है तो हमें बताएं। मैं इन लोगों को बहुत पसंद आ गई थी। 18 साल की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी।
نہ تو میرے بال گرے تھے، نہ ہی میرا وزن بڑھا تھا۔ میرے بال لمبے تھے، نئے نقش ویسے ہی پیارے تھے، لوگوں کو بہت پسند آ گئی تو وہ بھی ضد کرنے لگے، لیکن میری ماں نے الٹے سیدھے بہانے بنائے کہ انہیں بھی نہیں کرنی اس کی شادی، اس کو ہم نے پڑھانا ہے، جبکہ مجھے نہیں پڑھنا تھا۔ اس کے بعد میری ماں نے سیدھا سیدھا جواب دیا، آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، آپ لوگوں کو تو میری بیٹی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، جبکہ اس رشتے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ لڑکا دوسرے شہر میں کام کرتا، اس نے اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اسی گھر میں ہو جائے تاکہ مجھے اپنا الگ گھر مل جائے، میری زندگی بہت خوبصورت ہو، لیکن میری ماں نے لوگوں کو ٹکا سا جواب دے دیا اور واپس کر دیا۔ اس رشتے کا افسوس میرے دل میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس طرح کے رشتے بہت کم آتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس دینے کے لیے کیا تھا، بلکہ وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہے تھے، لیکن میری ماں نے اسے انکار کیا کہ جیسے محلے کے سب سے برے لڑکے کا رشتہ میرے لیے آ گیا ہو۔ اس کے بعد 1-2 سال گزر گئے اور میں 20 سال کی ہو گئی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن میری ماں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اس کی ماں کو کہا کہ مجھے لڑکے کی شکل پسند نہیں ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اماں کو پہلی دفعہ یہاں تک کہہ دیا کہ شکل تو میں نے دیکھنی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن میری ماں نے میری ایک نہ سنی اور اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے سر کے بال گر رہے تھے، شاید میرے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، میرا وزن بھی بڑھ رہا تھا، میرے چہرے پر دانے نکل رہے تھے، شکل عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں جوان لڑکی نہیں بلکہ عورت لگنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 20 کا ہنسا پار کر گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں کسی بھی لڑکی کی شادی اتنی لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں کی شادی اس وقت ہوئی تھی جب وہ 15 سال کی تھیں۔ 7 سال بعد وہ بیوہ ہوئیں، لیکن اپنی دوسری شادی کے وقت بھی وہ اتنے سال کی تھیں جتنی میں اب ہو چکی تھی۔ میری عمر میں تو میری ممی کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں کہ دوسری شادی امی نے مجبوری میں کی تھی، لیکن ایک بات تو تھی، کبھی ان کو اتنے اچھے انسان کا رشتہ مل گیا تھا۔ لوگ صرف شکل ہی دیکھیں، عورت سب کو خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں اپنی ساری جوانی اپنے گھر میں ہی برباد کر کے جاتی تو پھر میں کسی کو اچھی کیسے لگتی، کسی طرح اپنے شوہر کو اپنے تک محدود رکھ پاتی۔ اتنی سی بات امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو جب بھی میرے لیے رشتہ آتا، میں باقاعدہ امی کو جواب دیتی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی بالکل بھی شادی نہیں کرنی، تم لوگ میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئے ہو اور میرے پیچھے پڑے ہو، ہمیں چین سے جینے نہیں دیتے ہو، میری بیٹی ہے، میرا دل کرے گا اس کی شادی کر دوں گی۔ بات یہ تھی کہ اس معاملے میں میرا باپ بھی نہیں بولتا تھا، شاید یہی کہتا تھا کہ بیٹیاں تمہاری ہیں تو فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ ایک دن تو میں نے اپنے کانوں سے ایک ایسی بات سنی کہ میں حیران رہ گئی۔ میری ماں رشتے کرانے والی آنٹی کو کہہ رہی تھی، دیکھو آئندہ میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کر نہیں آنا۔ اس آنٹی کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا، کہنے لگی، لوگ مرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ دکھا دو، جب اچھا رشتہ آتا ہے تو میں تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں، کیونکہ تمہاری ماں سے بھی میری دوستی تھی، تم کو میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کوئی رشتہ ہی نہ بھیجا کرو۔ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی؟ اور بڑی بیٹی کی شادی نہیں کرو گی تو باقیوں کی باری کب آئے گی؟ 3 بیٹیوں کی ماں ہو کر کس قسم کی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہاری بیٹی میں کوئی نقص ہے؟ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ میری ماں غصہ ہو کر کہنے لگی کہ میری بیٹی میں کوئی نقص نہیں ہے، بس میں نے نہیں کرنی اس کی شادی تو نہیں کرنی۔ تمہیں تو اپنے کمیشن سے مطلب ہے کہ رشتہ کراؤں گی تو کچھ پیسے مل جائیں گے، کوئی اچھا سا سوٹ مل جائے گا، لیکن اگلے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تمہیں کیا پتا؟ چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہاری دوستی میری ماں سے تھی، مجھ سے نہیں، اس لیے اپنے دوست اپنے تک رکھو۔ توبہ توبہ، کیسی بدتمیز عورت ہے، دنیا کی پہلی ماں ہے جو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروانا چاہتی۔ اب اندر کی بات تو یہی جانتی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی بیٹی میں ہی کوئی نقص ہو، یا پتہ نہیں اس سے کچھ کروانا ہی چاہتی ہو۔ تو پھر وہ محلے پھرنے والی عورت تھی، اس کی زبان کے آگے کون سا خندق تھا؟ اس کے منہ میں جو آیا بولتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میری ماں نے تو اسے خوب باتیں سنائی اور سارے محلے میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ میری ماں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروانا چاہتی۔ میری عمر گزرتی جا رہی تھی اور میں 28 سال کی ہو گئی تھی، گھر میں ہی پڑی رہتی، گھر کے کام کرتی، نہ تو میری کوئی نوکری تھی نہ ہی کوئی پڑھائی تھی، پھر بھی مجھے گھر میں کسی چیز کی طرح رکھا جا رہا تھا۔ ایک دن تو میری دوست گھر آئی، وہ مجھے دیکھ کر پریشان رہتی تھی، اسی لیے اس نے میری امی سے باتوں باتوں میں بات کر دی، آنٹی اگلے مہینے میری شادی ہے، دیکھیں
कार्ड देने आई हूँ, आप मेरी दोस्त की भी शादी करवा दें। मेरी अम्मी ने उसे भी डांट दिया, ये भी लिहाज न किया कि वो बेचारी अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मेरी माँ ने कहा, शादी बड़ी अच्छी चीज़ है, शादी करके कौन सी डिग्री मिल जाएगी, हर साल बच्चा पैदा करोगी, होगी, अपनी सास से बातें सुनोगी, ऐसी ज़िंदगी कोई भी अच्छी ज़िंदगी कह सकता है, इस ज़िंदगी में अच्छा। मेरी माँ ने तो इस बेचारी को भी इतनी बातें सुना दी। जबकि एक हफ्ते बाद वो दुल्हन बनने वाली थी, मैंने आगे बढ़कर अम्मी को रोका और अपनी दोस्त को कहा, यहाँ से चली जाओ और मुझे माफ़ कर देना। वो बेचारी अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई। मैं अम्मी के मुकाबिल आ गई। मैंने कहा, बस करें, आपका मेरी शादी ना कराने का जुनून तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं करनी मेरी शादी तो ना करें। लोगों को क्यों बेइज्जत करती हैं, मेरा क्यों तमाशा बना रखा है। उस ज़ुबैदा को आपने बातें सुनाई, उनका काम है लोगों के घरों में रिश्ता करवाना। जो लोगों के काम है वो खुद करती है, इसलिए उसके पैसे लेती है तो वो उनका हक है। और उसको आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना दी, जिसकी एक हफ्ते बाद शादी है। क्या सोचेगी वो बेचारी। ऐसी हालत में तो इंसान वैसे ही परेशान होता है। और मैं आपकी तरह हसीन नहीं हूँ, 28 की हो गई हूँ और आप मेरी शादी नहीं करवा रही। मेरे पास जो हुस्न है वो सारे का सारा खराब हो रहा है। कल को कैसे अपने शौहर के दिल पर राज करूँगी, सब मुझे बूढ़ा कहेंगे। लड़की कहीं 15 साल की होती है तो उसे 30 साल का मर्द मिलता है, मैं तो 28 की हो गई हूँ, मुझे तो 50 साल का मर्द मिलेगा। उसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ज़्यादा से ज़्यादा साल 15-10 के बाद वो मर जाएगा और मैं बेवा होकर वापस आपके घर आ जाऊँगी। फिर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि आपकी तरह मुझे फिर से कोई जवान शख्स मिल जाए, बल्कि मुझे फिर बाकी की ज़िंदगी उसी घर में बेवा की हालत में गुजारना पड़ेगी। आपको पता भी है आप मेरी ज़िंदगी को किस तरह बर्बाद कर रही हैं। अगर वक्त रहते आपने मेरी शादी करवा दी होती तो आज मेरी शादी को 12 साल हो चुके होते। 12 साल में शायद 2-3 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती, ज़िंदगी का एक हसीन और मुश्किल दौर गुजार चुकी होती। लेकिन आपने अभी तक मुझे अपनी दहलीज पर बिठा कर रखा है। अब तो बाकी की बहनें भी जवान हो रही हैं, उनकी शादियाँ भी नहीं करवानी आपने। जब आपका मूड होगा आप मेरी शादी करवा देंगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और मेरी आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकती। मेरी माँ ने कहा, अपने मुंह से अपने लिए शौहर मांगते हुए शर्म नहीं आती। रही बात तेरी बहनों की, तो उनकी शादी की फिक्र न कर, तेरी शादी अभी मैंने नहीं करवानी, इसलिए जा अपनी जगह पर रह। और ख़बरदार जो इस तरह की कोई बात की, शादी शादी का शोर मचा रखा है इस बेशरम लड़की ने। मैं गुस्से का घूंट पीकर रह गई। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब मेरे दूसरे नंबर वाली बहन के लिए रिश्ता आया तो अम्मा ने पहले ही रिश्ते पर हाँ कर दी। कहा कि क्यों नहीं, हम इसकी शादी आपके बेटे से करवाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने जहेज़ नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने 2-4 चीज़ें ऐसी मांग लीं जो जहेज़ के बराबर थीं। मगर मेरी माँ ने फिर भी कोई गुस्सा नहीं किया और कहा कि ठीक है, हम ये चीज़ें देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी बहन को कह दिया कि शादी की तैयारी करो। मैं भी एक औरत थी, मेरे सीने में भी दिल था, मेरा भी दिल करता कि मेरी शादी हो। और मेरी माँ मुझे एक तरफ करके मेरी बहन की शादी करवा रही थी। यहाँ तक कि मेरी बहन ने भी मुझे कह दिया कि अम्मी क्या कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैंने उससे कहा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी है, ये दिन ज़िंदगी में बार बार नहीं आते और बार बार आने भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम इन दिनों को एंजॉय करो। मुझे कोई मसला नहीं है तुमसे। और यहाँ तक कि सबसे छोटी बहन के लिए भी उसी बहन की शादी में रिश्ता आ गया, जिस पर अम्मी ने कहा कि सोच कर बताएंगी। एक रात मेरी अम्मी से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई। मैंने कहा, अपनी दोनों बेटियों को रुखसत करने लगी हो, मुझे अपने पास बिठा कर रखोगी। मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है, मैंने तो पैसे भी नहीं कमाती, तुम्हें मेरी ज़ात से ऐसा क्या फ़ायदा है कि तुम मुझे इस घर से जाने नहीं देना चाहती। मैं इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मुझे मेरे सौतेले बाप ने देख लिया और कमरे से बाहर निकाला। मुझे टाइम रहते हस्पताल। जब मेरी आँख खुली तो मेरा बाप भी मेरे सर पर खड़ा था। मैंने उससे कोई बात नहीं की क्योंकि मैं उसके सामने शर्मिंदा रही थी। वो क्या सोचता होगा कि मेरी बीवी की बेटियां किस तरह की हैं जो शादी न होने पर मरना चाहती हैं। उन्हें शादी कराने का इतना शौक है। उसने कहा, मरने की कोशिश हमेशा वही लोग करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी होती। जिस घर में तुम रहती हो वहाँ तुमने ज़िंदगी नहीं देखी, क्योंकि तुमने सच में अभी तक ये महसूस ही नहीं किया कि खुशियाँ क्या होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, खुदकुशी बुज़दिल लोग करते हैं। मरना तो बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। और असल बहादुरी ये है कि आप जी कर दिखाएं, ना कि मर के। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने
सौतेले बाप को बहुत बुरा समझा, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं था। उसने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, मेरे सर पर हाथ रखा, फिर ये कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करो, वो तुम्हें सुकून देगा। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैं घर आ गई तो हफ्ते तक मैंने अपनी माँ से बात नहीं की। फिर मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई। आप मुझे क्यों लेके जा रही हैं? मेरी माँ ने कहा, तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है, तुम्हारी शादी करवाने के लिए तुम्हें लेकर जा रही हूँ। मैं हैरान हुई कि शादी करवाने के लिए कोई किसी को अस्पताल लेकर जाता है। क्या लगता है मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहती थी? मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई। लेडी डॉक्टर के पास उसके स्ट्रेचर पर लिटा कर बोली, 5 घंटे के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन 5 घंटे तक तुमने आंखें नहीं खोलनी। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम्हारी शादी हो चुकी होगी, तुम शादीशुदा औरत होगी। मैंने कहा, मेरे साथ किस किस्म के मजाक कर रही हैं और कितना तंग करेंगे? मैं पहले ही बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ, परेशान हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये किस किस्म की हरकत है? मेरी माँ ने कहा, जो मैं कह रही हूँ करो। अगर तुमने 5 घंटे से पहले आँख खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर भी कहने लगी कि ऐसा ही करो, तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं आंखें बंद करके लेटी रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया, मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अम्मी ने कहा था कि 5 घंटे बाद मुझे बता देंगी और मैं आंखें खोल सकूंगी। मुझे लगता था कि 5 नहीं 10 घंटे गुजर चुके हैं। बिलाखिर मैंने आंखें खोल ली। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे सामने मेरा सौतेला बाप बैठा था और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। फिर मैंने उसके पीछे देखा तो वहाँ एक शख्स बैठा था जो कि व्हील चेयर पर था। उसकी उम्र मेरे जितनी होगी, देखने में अच्छी शक्ल सूरत का था। उसकी शक्ल थोड़ी मेरे सौतेले बाप से मिल रही थी। मेरी माँ ने वहाँ कारी साहिब को बुलाया, कुछ गवाहों को भी। मेरा सौतेला बाप भी वहीं पर मौजूद था। उस शख्स के साथ मेरा निकाह करवा दिया गया। अब मैं उसकी बीवी बन चुकी थी। जब मुझसे निकाह के लिए पूछा गया तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारे सौतेले बाप का भतीजा है। ये अच्छा भला इंसान था, लेकिन आज से कुछ महीने पहले एक हादसे में इसका ये हाल हो गया कि अब ये अपने कदमों पर चल नहीं सकता, लेकिन इसका इलाज चल रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये चल पाएगा या नहीं। तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करवाती थी कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं किसी से तुम्हारी शादी करवा देती, उनको ये बात पता चलती तो वो तुम्हें बांझपन के ताने देते, तो लोग तुम्हारी ज़िंदगी को हराम कर देते, इतना जहर घोल देते कि तुझे तेरी ज़िंदगी में सांस लेना भी अजाब महसूस होता। इसलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन इस शख्स को कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद भी एक कमी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि शायद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसीलिए जब तुमने खुद को जान से मारने की कोशिश की, मेरे शौहर ने मुझे कहा, अपने भतीजे से इसकी शादी करवा देते हैं, इसे इस बात से कोई मसला नहीं होगा। फिर हमने इसीलिए तुम्हारी शादी इससे करवा दी। ये जानकर मैं हैरान रह गई कि मेरे अंदर भी कमी थी। इस पर शर्मिंदगी भी हुई कि मेरी माँ दरअसल मुझे छोटे अजाब में डालकर बड़े अजाब से बचा रही थी। लेकिन आज मेरी शादी हो चुकी थी और उस शख्स की बीवी थी। उसका नाम असलम था। असलम एक अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने कहा, तुमने इसका ख्याल रखना है, इसको प्यार मोहब्बत दो, इसका इलाज करो, उम्मीद है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंसान को दवाइयों से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत होती है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेला रहता है, बस मेरा शौहर इसका आखिरी रिश्तेदार है। मैं अपनी अम्मी के कदमों में बैठ गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने उनको बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थीं। सच कहती थी वो, आजकल किसी में थोड़ी सी भी कमी हो तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। अगर ससुराल वाले लोगों को ये पता चल जाता कि मैं कभी किसी को औलाद नहीं दे सकती, तो मेरी ज़िंदगी तो हराम हो जानी थी। फिर मैंने यही दुआ करना थी कि काश मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ बहुत दूर का सोच रही थी और बिल्कुल ठीक हो रही थी। उस शख्स से शादी करके मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। डॉक्टर के कहने पर हम उसे घर ले गए। उसकी हस्पताल के साथ ही रहती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। डॉक्टर ने कहा, एक और ऑपरेशन होगा, उसके बाद शायद ये चलने के काबिल हो जाए। ऑपरेशन हुआ, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं कभी कभी बहुत रोती थी। असलम को बहुत दर्द होता, लेकिन मैं उसकी मदद करती, चलने फिरने में भी कोशिश करवाती, पर वो बिलाखिर अपने कदमों पर चलने के लायक हो गया। मैंने कहा, जो आपके अंदर कमी थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी कमी तो वहीं की वहीं है, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तब असलम ने मुझे कहा कि जब मेरा बुरा वक्त था तो किसी ने मेरा साथ ना दिया,
صرف تم میرے ساتھ تھی تو تمہیں اپنے اچھے وقت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، ہم ان میں سے کسی کو اپنا لیں گے، لیکن میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری سچی ساتھی ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔